प्रोफेसर बन गया तो सब कुछ जानता है, या कोई डायरेक्टर बन गया जो इज द वाइजेस्ट पर्सन और वही सब कुछ जानता है, वो जो सोचता है वही सही है। एट द सेम टाइम ये भी सही है कि जिसका विजन है वैसे ही कोई अगर किसी संस्थान का निदेशक बने तो वो संस्थान को बहुत आगे ले जा सकता है। गलत आदमी के हाथ संस्थान को दिया गया है और डूब भी सकता है। सही बात है, लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ कि जब हम लोग एक ग्रुप में बैठ के किसी चीज को चर्चा करते हैं, वहां से जो निष्कर्ष निकालता है वो शायद सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए सारे जो कमिटी हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सेनेट होता है, सेनेट में सारे प्रोफेसर लोग मेंबर होते हैं और हम लोग वहाँ डिस्कशन करते हैं। उससे जो डिस्कशन के बाद जो निकालता है नतीजा, उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। तो सभी कमिटी में एक चेयरमैन होता है, लेकिन ये चेयरमैन जो चाहता है वो हमेशा नहीं होता है। चेयरमैन का काम है किसी भी मीटिंग को संचालन करना, स्टीयर करना विद सर्टेन सो दैट वी कैन कंक्लूड समवेयर। लेकिन ये सिर्फ वो अपना उनका विजन नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हम सबसे सीख सकते हैं, एक एक मेंबर से हम सीख सकते हैं। और मेरे तरफ जो लोग एकेडमिक्स में है तो हम लोग तो डेली सीखते हैं, डेली स्टूडेंट से सीखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचर सब कुछ जानता है। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा सवाल पूछते हैं जिस तरफ आपका कभी ध्यान नहीं गया है। लेकिन ज्यादातर हमारे देश में कहाँ से कब से शुरू हुआ ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक टेंडेंसी है, जो टीचर वो उनका एक प्रिटेंशन होता है कि हम सब कुछ जानते हैं। स्टूडेंट ने पूछा है क्वेश्चन, हो सही हो गलत हो हम एक जवाब दे देंगे। लेकिन हमारा ये साहस नहीं है कि हम कभी ये कह दे जी इसका आंसर मेरे पास नहीं है, जवाब नहीं है, हम सोच के बताएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो हमने नोटिस किया है। जब हम यूके में 1 साल बिताए तो हमको लगता था विदेश जाने के पहले जी हम वहां जाएंगे तो शायद मेरा जितना भी सवाल है आज तक का सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, साइंटिफिक एंड टेक्निकल थिंग्स। क्योंकि हम जिसके साथ काम करने जा रहा था ही इज अ रिनाउंड साइंटिस्ट इन दैट फील्ड। तो हमें लगा शायद हमको ये मौका मिलेगा, जितना भी हम शुरू से स्टूडेंट लाइफ से जितना भी सवाल था इस एरिया में सारे सवाल का जवाब हमको मिल जाए। बट टू माय अटर सरप्राइज आई नोटिस दैट उन्होंने कितना आसानी से बोल दिया, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, इसका आंसर मैं नहीं जानता। लेकिन हमारे अंदर ये कॉलेज नहीं है जिस स्टूडेंट के सामने खड़ा होकर हम ये बोले ये तुम्हारे सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है इमीडिएटली। तो ये एक सीखने का जो टीचर्स का है। एक हम लोग हमेशा गुरु शिष्य परंपरा का बात करते हैं, गुरु ने जो कह दिया वही फाइनल है, वही चीज है। कभी हम लोग सवाल नहीं करते थे, पूछते नहीं थे। लेकिन अभी जो एक दूसरे से सीखने का समय आ गया और हम लोग टीचर्स लोग स्टूडेंट से डेली सीखते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटर होने का बहुत सारा चैलेंजेस होता है। क्योंकि जैसे आईएएस ऑफिसर्स यहाँ दुबे जी भी है, उनको पता होगा कि दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब एडमिनिस्ट्रेशन। बट एक एकेडमिशियन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए हम लोग को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और वो सीखने के लिए हमारा अगर ओपन माइंड नहीं होगा तो हम नहीं चला सकते। एज ए डिक्टेटर हम इंस्टीट्यूट को नहीं चला सकते हैं कि हम जो चाहते हैं वही सही है, वही करना है सबको। तो एक ओपन माइंड होना चाहिए। आप लोग को फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं होता है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और एडमिनिस्ट्रेशन एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बहुत डिफिकल्ट जॉब है। टीचर्स का सेंटिमेंट को ठेस ना पहुंचे, आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ेगा। एक नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनके साथ एक फैकल्टी का तालमेल रखना है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
तो ये प्रोसेस में हमने हमारा जो जर्नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम माय स्टूडेंट लाइफ एंड इमीडिएटली स्टार्टिंग माय प्रोफेशन, हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत लोगों से सीखा है। कोई जरूरी नहीं है सब मेरे टीचर रहा या मेरे स्टूडेंट रहा। हमने ऐसे ऐसे लोगों से सीखा है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जे इन लोगों से भी सीखने का कुछ है, बहुत कुछ है। तो उसी का कुछ हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने अग्रवाल साहब का नाम लिया है, जब हम डायरेक्टर होके वहां ज्वाइन किया है, बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिया है जो हमको बहुत अच्छा लगा, और आज भी हम वो प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ आके भी काफी काफी कुछ हम उनसे सीखे हैं। इवन आप बहुत सो कॉल्ड जो लोअर कैटेगरी में है, नॉन टीचिंग, उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते, बहुत कुछ सीखने का है। जब मैं पहले मास्टर्स करने के बाद हमने जब जॉब ज्वाइन किया, पहले एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बिट्स पिलानी में हमने पहले ज्वाइन किया था फैकल्टी मेंबर होके। उसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, मैं जस्ट एक यूनिवर्सिटी पास आउट एमटेक किया है, एक नया इंस्टीट्यूशन में आया है। मेरा एक सपना था बिट्स पिलानी का, जो हमने जब स्टूडेंट लाइफ में जब उनका ब्रोशियर देखा था, तो उस जमाने में वो ब्रोशियर हमको लगा एक तो कोई इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई विदेश का कोई इंस्टीट्यूट, बाहर का कोई इंस्टीट्यूट लगता है, हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कैसे वो इंस्टीट्यूट होता है। मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मास्टर्स करने के बाद लोग घर में सब चिंतित थे जे ये कभी बाहर नहीं रहा और चला इतना दूर पिलानी में, उतना ठंड के साथ जनवरी महीना में हम ज्वाइन किए तो वहाँ, तो आई वॉज कम्प्लीटली इनएक्सपीरियंस। लेकिन मेरा मन में इच्छा था जिस संस्थान को देखे, क्योंकि हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी में हमारा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों किए हैं। एंड दैट टाइम आई वॉज ए डे स्कॉलर, घर से जाते थे, तो हॉस्टल लाइफ का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा नहीं था। कभी कभार हॉस्टल में रहा स्मॉल ड्यूरेशन के लिए। लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटी, जैसे हमारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो स्टाइल है, वहाँ हम लोग सोचते थे जे यूनिवर्सिटी तो एक बहुत बड़ा चीज है। हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहाँ प्रोफेसर्स को जानते थे, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, ये सब हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट चीज लगता था, जो उसके पास कभी स्टूडेंट पहुंच भी सकता है ये हम लोग सोच नहीं सकता था। उसका कैंपस अलग है, हम लोग जहाँ पढ़ते थे टेक्नोलॉजी का कैंपस अलग था। हमने कभी, हमारा जो स्टूडेंट लाइफ में कभी वाइस चांसलर को चाक्षुष कभी नहीं देखा अपने आंखों से। हम लोग सोचते हैं वो एक रबर स्टैम्प का धब्बा होगा जो सर्टिफिकेट में लगता है। उनके साथ, उनके पास जाके उनके साथ हमारा प्रॉब्लम शेयर करना, बात करना तो दूर की बात है, जो कोई देखने का चीज है या सेनेट कैसे होता है, कोई हम लोगों का यही नहीं था। जो लोगों काउंसिल मीटिंग कोई पहुंच नहीं था, कोई हमारा जानकारी नहीं थी यूनिवर्सिटी कैसे होता है। यूनिवर्सिटी एक बिल्डिंग होता है, ये हम लोग जानते हैं, बहुत बड़ा एक 8 स्टोरी बिल्डिंग है कॉलेज स्ट्रीट में, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है और पुराना बिल्डिंग है, वो यूनिवर्सिटी है। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस का एहसास मुझे हुआ जब हम बिट्स पिलानी में आए। और बहुत सारे चीज हमारे मन में उस समय था स्टूडेंट लाइफ में, जिसके साथ जो एजुकेशन सिस्टम था, और जब बिट्स पिलानी में हम गए तो वहाँ का एजुकेशन दोनों में हम मैच नहीं कर पा रहे। मैच इसलिए नहीं कर पा रहा था, जो हमारा यहाँ एजुकेशन सिस्टम था इतना कंपार्टमेंटलाइज था। अब इंजीनियरिंग पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, यही पढ़ना है, इसका बाहर कुछ देखना नहीं है। ह्यूमैनिटीज क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है, ये जानने का जैसे हमारा कोई जरूरत ही नहीं था। बिट्स पिलानी में जाके हमें क्या अद्भुत चीज को हमने देखा है। जो इंग्लिश में एमए करता है वो भी वर्कशॉप में जाता है, वर्कशॉप में काम करता है, उसको बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्सेज दिया जाता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्सेज दिया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट सब यूज करता है, उसके बारे में बेसिक जानकारी भी आपको हो जाए, इस तरह का कोर्सेज उन लोगों को देना पड़ता। तो हमने फिर शुरू में, तब यंग भी थे बहुत, लेक्चरर करके ज्वाइन किए थे वहाँ,
तो हम बहुत आर्गू भी करने लगा, भाई ऐसे क्यों, भाई जो इंग्लिश कह रहे वो शेक्सपियर पढ़े, वर्ड्सवर्थ पढ़े, कीट शैली ये सब पढ़े, बायरन पढ़े, वो क्यों मैथमेटिक्स का ये करे और वर्कशॉप करे और बाकी चीजों को करे। तो उन्होंने कहा कि हम जब एक ओवरऑल इनका एक एक्सपीरियंस और एक कर देता है, जो इंग्लिश में कर रहा है, लिटरेचर में कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है जो वो ऐसा जॉब मिलेगा हमेशा, वो टीचिंग का जॉब मिलेगा या लिटरेचर में रहेगा, वो हो सकता है ऑर्डिनरी जॉब भी करे, तो उसका एक अंदाजा होना चाहिए, बाकी चीज सारे चीज में जानकारी होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा सीख हमको मिला है, जो हम इनिशियली आर्ग्यू करने लगा, बाद में लगा नहीं, देयर आर ऑर्थोडॉक्स यूनिवर्सिटीज जो वैसे ही कंपार्टमेंटलाइज करके पढ़ाई को आगे बढ़ाता है, लेकिन इसका जो एक चिंता है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। एंड हमने धीरे धीरे आई गॉट एक्स्टम टू इट, एडजस्टेड टू इट। ये बहुत बड़ा एक सीख मेरे हुआ, जो हम बाद में आज देखते हैं। आज ना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया पॉलिसी आया है, उसमें आप देखा है जो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को एकदम दे हैव कंप्लीटली डन अवे विद दिस। आपको म्यूजिक पसंद है, फिजिक्स भी पसंद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोगों का टाइम में ऐसा था, आप लोग भी देखे होंगे, जहाँ पेरेंट्स बोलते अरे म्यूजिक करके टाइम बर्बाद कर रहे हो, ना नौकरी मिलेगा ना कुछ मिलेगा, पढ़ाई में ध्यान दो। तो ये जो था, आज के दिन में आप पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद करिए, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आपको अच्छा लगे, ड्रामा, कोई भी आर्ट्स, कोई भी ह्यूमैनिटीज, कोई भी चीज आपको अच्छा लगे उसको साथ में लेके, जो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था उसको कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया। लेकिन उन दिनों भी कुछ इंस्टीट्यूट था जो इसके बारे में सोचता था, वहां से और बहुत सारा एकेडमिक एजुकेशन का सिस्टम था, जहां वो लोग बहुत सारा चेंजेस का तो अभी से सोच रहे थे। आज इतना दिन बाद, 3 डिकेड के बाद वो एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज हुआ है, एंड ये सब नया तौर तरीका है, जिसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी जो एजुकेशन सिस्टम में आया, वो पहले भी बहुत लोग सोचे थे, कुछ इंस्टीट्यूशन सोचे थे, और उसका जानकारी हमको वहां गए तो हमको मिला। हम अगर शायद कोलकाता में बैठे रहते तब शायद हमारा ये जानकारी वहां से नहीं मिलता। वैसे बहुत चीज हमने सीखा है, जैसे हमारा जो लोग परिचित है थोड़ा बहुत, कैलकाटा यूनिवर्सिटी और सिमिलर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस which were created during the colonial rule, British, who wanted to make some kinds of trained people for their use, mostly clerical or official uses, or engineers also, they wanted to create like that. But unfortunately, education has its own way of changing people, and so यहाँ जो आए तो ऑर्थोडॉक्स यूनिवर्सिटी में सारी चीज कुछ स्टाइल बहुत ऑर्थोडॉक्स था। जैसे मार्क्स देने में बहुत कंजूसी करते थे, क्यों कंजूसी करते थे इसका कोई आंसर नहीं है। आपने बहुत अच्छा लिखा है तो इफ यू गेट 7 on 10 you should be happy with that you got excellent marks. 70% marks is very good marks which you can think of. So I had a similar attitude, because in my whole life career I got marks in the ranges of highest mark 70%, and it's a good mark considered to me. So when I went to its Pilani, I found that I started taking lab, and I was marking at that same style of that orthodox style of even if you write fully correct answer, then also I don't give you more than 7 marks out on 10. But I don't have an explanation at the same time where these 3 marks go. So I don't have explanation, because our teacher used to say that even if I write, I cannot get more than 7. So be happy with 7. So initially, different sections, they started comparing the marks, and some of the teachers approached me that why you are giving less marks to the students, and other sections they are giving good marks, 10 on 10. And then I argued and started by I could not convince them, and then I started discussing with people back in Calcutta and saying that answer me that if somebody writes the correct answer, what is the reason that I not give 10 on 10? Where these 3 marks goes? Conservation of marks should be there also. so I started developing the habit of marking generously when the student gave a right correct answer. So that was an experience when I learned.
After spending very small time, nearly 2 semesters there, I was not very happy. That was a very good institution for undergraduate studies and to a small extent postgraduate studies. Then I joined BHU, ITBHU. Those days it was Institute of Technology, BHU. And after coming to BHU, I realized that it's really what an educational institute means. And that campus, that huge campus, and vision of Malviya ji, and all these things, and the total life in Varanasi changed entirely my perception about life. Now, what life is all about. And I started looking at life in a completely different way. And the campus was so beautiful. And I really get scared when I think that one day I will get detached from this institution. And BHU, I learned a lot of things from BHU, and whatever little familiarity I have in the academic world, or otherwise, the entire thing goes to Banaras Hindu University. And I'm really, it's my privilege for me to be a part of that great seat of learning. And the vision of Malviya ji and the way he thought that what the university should be like this. Even though many of you might have heard a lot of disturbances in BHU, I myself have experienced the lot of disturbances which BHU used to have earlier, because students coming from different places, and an institution where there are more than 150 departments, 3-4 institutions within one university, including your medical science, agriculture, environment, Institute of Technology, and then so many faculties. So it's such a huge setup, and 13 acres of land. So it's you can imagine. This will be 10 times of my institution, present institution where I'm staying. MNNIT, it will be 6-7 times. It's such a huge, and this university is maintained so nicely, and it looks like because like many people initially, people used to think that this old-fashioned name, that Hindu University kind of thing, must be very old-fashioned institute. From outside, it looks all like a temple kind of architecture everywhere, spreading, and must be confining, must be a very orthodox university. No, I was proved wrong. And many people, even today in Bengal, I have seen that they do not have any idea about this university, Banaras University. When I get inside the university, I found that it's ultra modern. It's so modern and deals with subjects which are so recent, of so recent interest. Even so-called old universities which were created by these British people, they are like far behind this institution. So don't get by this architecture, the old architecture. That's a style they have maintained, but inside it is completely different. And the coexistence of the modern and the ancient thing in Banaras city itself is something really, I consider myself fortunate to be associated with the city Varanasi. And so that university, I spent a lot of time from 1993. I spent a lot of time in this university. And in many capacities, I've served the institute as a faculty member and coordinators of different research centers in the institute, and head of the department of the institute. And in the process, that my initial training of administration comes from BHU administration. And this administration sometimes seems to be very complicated, and everything moves that takes time. I remember that when I returned, I was having a job in Bits Pilani, from where I came to IIT BHU as a PhD scholar.
I joined as a research associate in the institute. And the day I joined the institute, and there is a central office which controls the whole university. And as you know that in Indian system, you have that babu culture and that clerical staff, and they first prepare a note which goes to higher officials and then get cleared and the things are done. So when I joined my position, then the joining report was sent from my department to the central office that such and such has joined on such and such date. And I think that must be the end of the story. And from that end of the month, I'll be starting getting my salary. But I had something else in store for me in future. 2-3 days afterwards, this joining report was returned back to the department with 10 objections, right? So I got scared that I left my job and joined here, and so many objections. So if I do not get this through, then probably I'll have to look for a job. But those days for engineers, getting a job was not very difficult. So anyway, then, but I found that the clerk was sitting in the office, in the department office, and he was very cool, 10 objections. So I asked, इतना ऑब्जेक्शन आया तो क्या होगा मेरा? तो ये आंसर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसका जवाब जाएगा। जवाब जाएगा मतलब 10 ऑब्जेक्शन है, क्या जवाब जाएगा इसका? बोला आप चिंता मत कीजिए, जवाब इसका चला जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आई फाउंड 10 का जवाब भी चला गया, सब सही भी हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्शन देने का स्टाइल है, ये एक प्रोसेस है जो बहुत रिजिड प्रोसेस है। उसमें हमको लगा है जो इतना क्यों जरूरी है जो सब कुछ इतना चेक करना। आज इतना सालों बाद हमने जब एडमिनिस्ट्रेशन में आया, हमने देखा है जी ये चेकिंग क्यों जरूरी है। आज जिस संस्थान में हम काम कर रहा, यहाँ जो वर्किंग स्टाइल है वो स्टाइल बिल्कुल मैच नहीं करता है जो हमने बीच में सीखा है, क्योंकि बहुत सारा चीज अंडरस्टैंडिंग में करते हैं, परसेप्शन में करता है। There's no rigid rule or a system which they follow. ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही बना नहीं है, लेकिन बीच में स्ट्रक्चर ऐसा बना है जो कहीं किसी से गलती भी हो जाएगा, वो चेक करने के लिए कहीं ना कहीं बैठा है, एंड वो विल पॉइंट इट आउट दैट आपको इसको इस तरह से करना है। ये बहुत सारा इंस्टीट्यूशन में ये मिसिंग है, खास करके जो संस्थान है जो हाल ही में जिसको चेंज करके सरकारी संस्थान बनाया गया है, वहाँ ये बहुत बड़ा एक कमी है। जो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो सिस्टम को हमने अग्रवाल साहब का भी मालूम होगा, जो हमने इम्यूनिटी में भी बहुत कोशिश किया है, जो एक सिस्टम ना हम ऐसा बना दे जो जिसमें कौन डायरेक्टर आया है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना पड़ेगा उनका विजन क्या है, कहाँ तक इंस्टीट्यूट को ले जा सकता है, दैट्स फाइन। लेकिन एक डे टू डे काम करने के लिए जो एक प्रोसेस होता है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक प्रोसेस शुड बी इन प्लेस। जैसे सरकारी दफ्तर में है जहाँ एक सिस्टम है, तो वहाँ कौन ऑफिसर है इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो अपने आप ही चलता है। तो वैसा एक सिस्टम सारे संस्थान में जो बीच में हमने सीखा है, एक सिस्टम इन प्लेस है। हम जहाँ जहाँ गया है इज द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, मैंने कोशिश किया है जो उसको पहले हम एस्टेब्लिश करें, ना कि हम केस बाय केस को सॉल्व करके ऐसे नहीं ना करें। हम जाके इम्यूनिटी में जो हम पहले किया था, इन लोगों जो रूल्स था, जो एकेडमिक रूल्स था, कुछ परसेप्शन, कुछ पुराना रूल्स के इसमें चल रहा था। तो हम लोग ने पहले काम किया था ऑर्डिनेंस बनाया, जो एक ऑर्डिनेंस रहेगा जो आपका अंडर ग्रेजुएट, आपका पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी सबको गवर्न करेगा। वेल लेट डाउन प्रोसेस। ये नहीं है हर बार डायरेक्टर के पास आएगा, डायरेक्टर एक डिसीजन एक केस में लेंगे, इस तरह का नहीं है। एक वेल रिटन डॉक्यूमेंट रहेगा, लेट डाउन डॉक्यूमेंट रहेगा, जिससे स्टूडेंट को भी पता चलेगा कि ऐसा केसेस में ऐसा चीज होता है। तो वो चीज यहाँ भी नहीं था। हम जब आए तो हम यहाँ देखे, यहाँ एक पुराना जो रूल है यूनिवर्सिटी के जमाना में, जब बी कॉलेज बंगाल इंडियन कॉलेज के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ का रूल जो है
उसका कुछ अमेंडमेंट्स हुआ, चेंजेस हुआ, उसी रूल को ये लोग फॉलो करते थे। और कहीं कुछ समस्या होता तो डायरेक्टर जाके उसको सॉल्व करते। और डायरेक्टर का डिसीजन भी शायद मूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो किसी केस में कुछ डिसीजन दिया, दूसरे केस में और कुछ डिसीजन दिया। तो आई सेड नो वे, इस तरह से इंस्टीट्यूट संस्था नहीं चल सकता है। हमको कुछ करके जाना है जो इंस्टीट्यूट को एक स्ट्रीमलाइन कर देगा। इसके बाद हम चले जाएंगे और कोई आएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको एक वेल लेट डाउन डॉक्यूमेंट है। ऐसा सिचुएशन में आप इस तरह इसको ऐसे हैंडल करें। तो एक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है जो हमने सीखा। तो इन द प्रोसेस हमने काफी कुछ सीखा है लोगों से। जब जब हमको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी आया इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, IIT BHU में, तो मैंने पियोन से भी बहुत कुछ सीखा है। आई हैव नो हेजिटेशन इन एडमिटिंग दैट, ये हमने पियोन से भी बहुत कुछ सीखा है। तो शुरू में BHU में किसी डिपार्टमेंट में हेड होना तो ऑटोमेटिकली आपका BP बढ़ जाएगा। एंड जो भी एक बार हेड होगा तो वहीं से उनका BP का प्रॉब्लम शुरू होता है, ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन शुरू होता है। ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जो BHU में हेडशिप किया है और उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, हो नहीं सकता है। और उस समय तो अभी तो BHU, IT BHU, तो IIT BHU करके अलग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईजी हो गया। और हमारे जमाना में उस समय इट वाज कंट्रोल्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो वाइस चांसलर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुलाया, मतलब देयर इज समथिंग वेरी सीरियस, नॉट लाइक दिस डेज इन engineering institution you have the opportunity to meet the director anytime you wish and come and you discuss, interact. ये नहीं था। और डायरेक्टर वाइस चांसलर बुलाया मीन समथिंग वेरी सीरियस। तो हम हमेशा टेंशन रहता है, कब मीटिंग में बुला लेंगे, क्या करेंगे, तो यू कैन नॉट मिस एनीथिंग। सो वो इस अपने आप में एक बहुत बड़ा टेंशन है। तो शुरू में कुछ चीज हमको पियोन से भी सीखने को मिला। तो उन्होंने बोला सर इस केस में ऐसा करना है, यहाँ एक लेटर लिखना है, वो करना है। तो आई यूज्ड टू प्रिटेंड दैट एज इफ आई नो इट, बट वो बोल दीजिए काइंड ऑफ थिंग। बट मैंने सीखा है उनसे। ऐसे ही हमारा जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट था, तो उनसे भी हमने काफी चीज सीखा है कि कैसे कैसे आपका सिचुएशन को डील करना है। उन दिन एक तो लेटर हम लोग को मिला है मिनिस्ट्री से, कुछ लेटर आया था। अब लेटर को हमने पढ़ा, एक बार पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया जे बोलना क्या चाह रहा है। तो बोलना क्या चाह रहा आपको पढ़ के समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ा उन्होंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उनका फॉरवर्डिंग लेटर पढ़ा उन्होंने, तो बट मिनिस्ट्री इज वेरी good way of sending letters. When they write that it is self-explanatory, please see the attachment which is self-explanatory, means that you cannot make out anything out of that, means you cannot understand what the content of the letter says, right? So it was something like that. I read, what they are asking was not very clear to me, and it was written, it is self-explanatory. Then I called that office superintendent and told him that, do you understand this letter, what they are asking? We need to send. उन्होंने पढ़ के बोला नहीं सर, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो हमने कहा व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए हम लोगों को? तो उन्होंने कहा सर इसका गोल गोल जवाब दे दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय गोल गोल जवाब दे दीजिए? बोला सर वैसे ही कुछ लिख दीजिए जो, मतलब तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, आप समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने उनसे कहा जी ठीक है, आप एक गोल गोल जवाब उसका लिख के ले आए। तो उन्होंने उसका एक आंसर लिखा है, तो जिसको पढ़ के हमको भी समझ में नहीं आया। लेटर मेरे समझ में नहीं आया था, इन्होंने जो आंसर ड्राफ्ट किया है उसका भी हमको समझ में नहीं था। छोटा मोटा जो इंग्लिश का गलती था वो हमने करेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा सर भेज दूं? हम बोले भेज दोगे, लेकिन वहां से अगर वैसे कुछ नहीं आएगा, आप देख लीजिए, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। मैंने भरोसा किया उसके ऊपर, लेटर भी चला गया, उसके बाद कोई जवाब भी नहीं आया। तो एक शिक्षा मिला वहां से उनसे, जो ऐसा जहां होगा
जो जिसको समझ में नहीं आता है, जो क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, तो आंसर शुड बी आल्सो लाइक, जो आंसर पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आए। बहुत छोटी चीज नहीं है, ये बहुत यूजफुल चीज है। जो आप देखेंगे ऐसा सिचुएशन हम लोगों को सभी को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। और एक जो हमारा कल्चर है ना, एक से दूसरे को पास कर देना विदाउट रीडिंग दैट लेटर, वो तीसरे के पास जाता है, किसी का कुछ समझ में नहीं आता है और घूमता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, जो हम एक ओपन माइंड लेके चले और सबसे सबसे कुछ ना कुछ सीखे। और जो लोग एकेडमिक्स में है, हमने तो कहा है, तो डेली हम लोग अपना प्रोफेशन में सीखते हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स से, हम टेक्निकल स्टाफ से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरा कभी ये हेजिटेशन नहीं था जो हम प्रोफेसर है, जो हम टेक्निकल स्टाफ से नहीं सीखेंगे। एक एक इंस्ट्रूमेंट जब एक टेक्निकल स्टाफ ओपन करते थे तो हम खड़े रहते थे, देखते थे चीज को। जब कंप्यूटर में, जब हम लोग शुरू में हम लोग जब कंप्यूटर में काम करना शुरू किया था, तो उसमें हम लोग टेक्नीशियन के साथ घंटों बैठते थे और सारे चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। और उन लोगों से शुरू में बहुत कुछ सीखते भी थे, देखते भी थे। कंप्यूटर का रिपेयर करने के लिए कोई आता था तो उनके पास बैठते थे, तो वो लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, जे प्रोफेसर है साइड में बैठ गया, तो हम लोग उनको भरोसा देते, कोई बात नहीं है, हम देखना चाहते हैं आप क्या करते हैं। तो इस तरह से अगर ओपन माइंड लेके हम लोग हर एक आदमी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जो आपको स्किल के प्रोफेशन का कुछ सीखते हैं, वो जिंदगी के बारे में भी सीखते हैं, जो हमेशा मौका नहीं मिलता है। बनारस में हमने काफी बार इस तरह का सिचुएशन फेस किया है, जहां अपैरेंटली आपको लगेगा कि ये लोग तो इलिटरेट है और ये कुछ जानता नहीं है, लेकिन इन लोगों को मुंह से जो बात सुन के आपको लगेगा कि ये तो दे हैव अचीव्ड ए स्टेट व्हिच इज मच सुपीरियर टू व्हाट वी हैव अचीव्ड थ्रू सो कॉल्ड एजुकेशन व्हिच वी आर बैकवर्ड। ऐसे एक दिन हमने तो आप लोग जानते ही है, बनारस एक बहुत बड़ा कल्चरल सिटी है ऑफ द कंट्री, और आज भी वहाँ इस तरह का प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ टिकट लेके आपको बैठना नहीं पड़ता है। चाहे वो संकट मोचन में संगीत समारोह हो या तुलसी घाट में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या शेर शायरी का ये हो रहा, कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है, वहाँ सारे लोग इकट्ठा होता है। आप क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम में हमने देखा है, रिक्शा वाला और जो दुकानदार है, वो लोग बैठ के उसको जो जिस तरह से एंजॉय करता है, झूमता है, उसमें लगता है कि रियली ये सारे लोगों का मतलब हम लोग सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग जिस तरह से, जिस निगाह से उन लोगों को देखते हैं, वो शायद सही नहीं है। ऐसे ही मंदिर में एक दिन हम ऐसे ही गए थे मंदिर में तो पूजा करने के लिए। हमारा एक प्रॉब्लम है, मंदिर में जब जाते हैं हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप मंदिर में जाके हम भगवान से मांगना तो दूर की बात है, मतलब हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि आप जब हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते तो हमको मन में इतना आता है दिन में क्या किया है, किसके साथ क्या किस तरह का व्यवहार किया है, और क्या इसको हमको करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, मेरा जितना कमियां हैं वो सारी चीज मेरे सामने आ जाता है। मेरे चिंता में सारी चीज माइंड में आ जाता है, एंड आई कैन नॉट फोकस दैट। और हमको कभी नहीं लगता है कि मांगेंगे क्या हम, जो हमने हमको जो मौका दिया गया है, क्या हम उसके साथ जस्टिस किया है, सही किया है, नहीं किया है, गलत किया, हमेशा इस दुविधा में रहते हैं। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। हम लोगों को दिया गया, ये दीजिए, वो दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मांगते हैं। और हम तो इसलिए मंदिर में जाके बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हम नहीं कर सकते, करते नहीं है। और हमने कभी रूटीन भी नहीं बनाया कि डेली हमको मंदिर जाना है, क्योंकि वो एक रूटीन हो जाता है कि हमको मंदिर जाना ही है, फलाना दिन इस मंदिर में जाना है, ये चीज कभी नहीं। ऐसे ही एक मंदिर में एक दिन हम ऐसे ही गए और दो आदमी पीछे बैठा है, बात कर रहा था, शायद मिल्कमैन होगा जो दूध बेचता था, मंदिर में आपस में बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि पैसा का क्या है, पैसा तो आता जाता रहता है, उसमें क्या है, आदमी का व्यवहार है, उसको कैसे आप दूसरे के साथ ये करता है, रिश्तेदारी कैसे निभाते हैं,
और यही तो जिंदगी का सब है। अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब जो बात, हमारा तो ध्यान इनसे सब हट के वहां रह गया है, और ये लोग इस लेवल का बात करते हैं तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि इन लोगों के सामने, इन लोगों से तो बहुत कुछ सीखने का है हम लोग। जिंदगी का सच्चाई, जिंदगी का जो अर्थ है ये हम लोग को इन लोगों से सीखना चाहिए। और हम लोग का जो एजुकेशन है, ये शायद हम लोगों को कुछ चीज दिया है, जो एक तरह का ईगो दिया है, जिस ईगो के कारण शायद हम लोग ना उन लोगों से उस तरह से मिल सकते हैं, ना उनसे सीख सकते हैं। हमेशा ईगो हमारे बीच में आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को एक ये है, जो सबसे सीखने का कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। और हमारा एक नेचर है, जो हम जब चले जाते हैं बाहर तो हमको लगता है जो आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस माई पोजीशन इन द ऑफिस। हम ऑटो वाला के साथ भी उस तरह से बात कर सकते हैं, टैक्सी वाले के साथ, दुकान में जाके कभी कभी हम इस तरह से बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग करना एक हैबिट है, ना कि आप उनको पैसा कम देना चाहते हैं। वो उसका एक अलग प्लेजर है। कभी कभी ह्यूमर करते हैं उन लोगों से। तो मेरा वाइफ जो है मैडम कभी कभी नाराज हो जाती है, बोला तुम डायरेक्टर हो, तुम इस तरह से लोगों से बात करते हो। तो हमको एक अजीब सा मजा आता है। हमने बार्गेनिंग करके राजी भी करा लेता है, लेकिन बाद में हम पूरा पैसा ही उसको दे देते हैं। तो हमें एक इसमें अजीब सा ये मिलता है, सुकून मिलता है जी उनसे बात करके, उनका समस्या के बारे में। वो कहता है शायद सब चीज का इतना प्राइस बढ़ गया, हम लोगों को कैसे चलेगा क्या। तो ये कहने के लिए हम उनसे कभी कभी हम मजाक भी कर लेते उन लोगों से। ऐसे एक बार दुकान में जाके बनारस में, हमको याद है, तो मैडम बहुत नाराज हो गई मुझसे, तुम मुझे साथ जाना ही तो मुश्किल है, तुम ऐसे बात करते हो। तो हम एक दुकान में गए, तो हम लोगों मिठाई खरीदा वहां से। तो उन्होंने कहा इमरती और कुछ हम लोग लिया है, हम और मैडम थे। तो उन्होंने कहा खाना है सर। तो हमने कैसे, हमारा अनायास मुख से निकाल गया, नहीं इसको देखना है। तो वो थोड़ा सा दुखी हो गया, बोला सर आप तो कस्टमर है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमें बहुत बुरा लगा जो उसको बुरा मान लिया उन्होंने। हमने बोला नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो मजाक कर रहे थे। बोला नहीं सर कोई बात नहीं। तो छोटी छोटी बात कैसे लोगों को मतलब दिल को छू जाता है, पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन मुझे अच्छा लगता है लोगों से इस तरह से मिलके, उनका परेशानी, उनका समस्या, उनका जिंदगी के बारे में उनका सोच जानने के लिए बहुत इच्छा होता है। जो जो हम सुपर एजुकेटेड लोगों से हमेशा हमको वो ये चीज नहीं मिलता है। तो लाइफ में जो कुछ सीखना है हमेशा किताब से मिलता है, या ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत कुछ हम आसपास सारे लोगों को अगर हम अपना दिमाग खुला रखे तो, और तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं एक दूसरे से। सीखने का मेरा कहने का मतलब, हमने सोचा ये टॉपिक में हम बात करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमेशा हम लोग को तो इस तरह का मौका नहीं मिलता है। आप लोग जैसे डिफरेंट फील्ड से आए हैं, और आप लोग सारे लोग इतना एक्सपीरियंस्ड है, आप लोगों का एक्सपीरियंस से भी हम शेयर करेंगे। सबका लाइफ में एक्सपीरियंस है, ये हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है आपका काम में नहीं आया। सबका लाइफ अपना अपना जर्नी है, आप कुछ सीखे हैं जिंदगी से, हम कुछ सीखे हैं। लेकिन एक जगह बैठ के हम लोग शेयर करें तो हम डेफिनेटली एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारा जो लाइफस्टाइल जो बदलते हुए जो जीवन शैली है हमारा, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ये काफी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है जो हम लोग को पता नहीं हम लोग कहाँ पहुंच रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक ऐसा इम्प्रूवमेंट किस तरफ हम लोग जा रहा, ये बहुत सोचने की बात है। आज 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 जस्ट इस लेक्चर के पहले ही हमारा एक लेक्चर था जिसमें हम एक टेक्निकल टॉक दे रहा था, जो भविष्य में ऐसा डिवाइसेस आएगा जिसको आप, जैसे एक मोबाइल फोन हुआ, एक स्मार्टफोन जो हुआ है, जो एक रिजिड फोन आप देख रहा, कल ऐसा दिन आएगा जो इस मोबाइल फोन को आप फोल्ड कर सकते हैं पेपर की तरह करके अपने पॉकेट में रख सकते हैं।
फिर जब मोबाइल को देखना है उसको खोल के फिर मोबाइल को देख ये कर सकते हैं। ऐसा सिचुएशन आ रहा है जब आप टेलीविजन को फोल्ड करके रोल करके ड्राइंग शीट के तरह रोल करके आप कार के बैक सीट में रख सकते हैं। आप जहाँ जा रहा हो वहाँ जाके उसको खोल के फिर उसमें टीवी देख सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी तो हमारा आ रहा है। आज एक स्मार्टफोन के सहारे हम इस दुनिया के कहीं से कहीं भी सेकंड्स में हम पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक सुविधा है। आज इंटरनेट का रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन से हमको क्या कुछ नहीं मिलता है, सारे चीज कितना जानकारी हमको मिलता है, राइट। लेकिन ये जानकारी इसमें ट्रस्ट भी बहुत है, जो बहुत कुछ है जो एक्चुअली मे नॉट बी ट्रू। दिस कुड बी वेरी डेंजरस नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को इंटरनेट से अवेलेबल है। आजकल तो बोलते हैं गुरु, सबसे बड़ा गुरु तो है गूगल गुरु, गूगल से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप दूसरे के गुरु का पूजा मत करिए, आप गूगल का पूजा करिए, क्योंकि गूगल इज स्पिरिचुअल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो ऐसा एक सिचुएशन आ गया। लेकिन हमने क्या खोया इसमें, ये हमने कभी करके देखा है जे इस प्रोसेस में हमने क्या खोया? बहुत कुछ खोया है। हम लोग एक दूसरे से जो कनेक्शन होता था, फिजिकल मीट करने का जो ये था, वो चीज हमने खोया है। हम अपना प्राइवेसी खोया है। हम IoT की बात करते हैं, जो IoT जब आ जाएगा तो पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ इंटरनेट से होगा। आप घर में मान लीजिए कोई बाहर से घूम के आ रहा है, बिफोर यू रीच योर होम आपका घर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, आपको गाड़ी आएगा तो ऑटोमेटिक गेट खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपका जो प्राइवेसी था वो सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज ईमेल का फैसिलिटी लेके आप खुश हो रहा, गूगल आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रहा, गूगल मीट करने के लिए आपको फ्री में गूगल मीट करने के लिए दे रहा, आपको स्टोरेज के लिए इतना जगह दे रहा, ईमेल भेजने के लिए आपको फ्री दे रहा। लेकिन somebody is watching what you are doing every day. That's dangerous. So your privacy is severely compromised today. And यहाँ तक है कि आपका कब एयरलाइंस का बुकिंग है, आप किस होटल में चेक इन कर रहा, एवरीथिंग, सारे चीज आपका रिमाइंडर भी भेजेगा गूगल। सो यू आर ओपन टू एवरीबॉडी। जिस पर्पज से इस इंटरनेट का शुरू हुआ था, इसका मिसयूज जिस रेट से हिसाब से हुआ है, ये तो कभी लोग सोचे भी नहीं थे जे इस तरह का इसका मिसयूज भी हो सकता है। आजकल साइबर क्राइम देखिए किस हद तक, किस लेवल तक पहुंच गया है। और एक सोशल मीडिया के नाम पर हम लोग क्या क्रिएट किया है। सोशल मीडिया ऐसा एक फेसबुक है, जहां भी आपका ट्रैश है उसको डाउनलोड करिए, उसमें डंप करिए आप, और लोग देखते हैं। फेसबुक का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लाइक करते हैं क्या? जो पोस्ट किया उसको देखते भी नहीं है, आप लाइक कर देते हैं। और जो उधर जो पोस्ट किया है वो देखते हैं जो हमको कितना लाइक्स मिला, 500, 1000, 2000, तो सोचते हैं लोग लाइक कर रहे हैं। लोग पढ़ते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, वो खुश भी नहीं होता है। ये और बढ़िया चीज है, आप लिखा है somebody will write, we are proud of you, आपको मन में लगता है have done something, but they are not happy, and they try to, all of us are trying to project what is not the reality. So your life is becoming virtual. What we are projecting is also virtual. So everybody wants to show that I'm fine, I'm happy, and the other one who sees that becomes jealous. He is enjoying so much during this COVID period, and I am just trapped in the house. I'm not able to move, and he's enjoying somebody. So this kind of social media has become another nuisance, I should say, that most of this social media now, and the trolling in social media, that is another. You make some comments, people interpret it in a different way, and then they take it to a very, very ugly level and continue this. So our lifestyle, that lifestyle has changed completely, and with this
we have developed a lot of lifestyle diseases like hypertension, diabetes, etc. So where we are heading technologically, maybe we are getting and better quality of life. You are saying that, but I don't think that uh, if that we get detached from the nature, probably a day will come, will be nowhere. So it is very necessary that we learn from this, and I believe that this corona, that COVID-19 has taught us a lot of lessons, and we must learn from this pandemic that yes, that pandemic has caused disaster and it has ruined the economy of many countries completely, but it has created a lot of opportunity for business also. Many people, particularly IT industries and other places, there has been boom, and people have started thinking of out of the box, not a traditional way of solving problem. They are now thinking that because this was a situation we never expected, that all of us will be locked down in our houses and will not be able to move out and meet physically. So, but COVID did it. Now, thanks to this digital platform, even though it has a lot of drawbacks, but still we are thankful that at least it has given us an opportunity to meet in a virtual platform. It has converted our life into a virtual life. Whether puja we do virtual, we wish birthday wish is virtual. So anniversary that is virtual. So everything is becoming virtual. But at the same time, this COVID period, we could cope up with that thanks to this digital platform because of that. Now, gradually, when we come back and we analyze this entire COVID situation, I do not know what way you look at it. From the beginning, I was sure that this is not a natural disaster. It is more like a man-made disaster. That was my faith, and a lot of things are coming. Maybe 10 years from now, something it will turn out to be a big scam, where you may find a lot of pharmaceutical industries also involved in the whole process. So that future will tell us what is that the COVID situation. But we have definitely learned a lot of things from the situation, and now many people are coming back and looking again to our own your heritage. We look back to what we lost in the process during the colonial rule. Now we look back to the solution of COVID problem again, that increasing your immunity by using your natural things. And that is a great thing that Ayurveda and all these things, IOIC is making an attempt that how we can improve and use our own methodologies in the ancient time. And that's a great resource, and which we do not know. Probably it is the time that we need to look back that what the kind of your treasure we have in the Indian knowledge, ancient knowledge in India, and that can give answer to many of our questions. So if we look back to Vedas and Upanishad, probably you'll get your answer to many questions. In life, I get a lot of answers to my question in Bhagavad Gita. And many of these scientists in quantum mechanics also, they look back to Upanishad and Veda to get the answer. And we are fortunate that we born in India and we have such rich heritage and treasure of knowledge, and we must look back and utilize them. So this was very scattered, some thought which I just wanted to share with you, and thank you very much for giving me this opportunity. सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला तो यह है कि कोई भी व्यक्ति जो सबसे ज्यादा सीखता है अपने टीचर से ही सीखता है। एक किताब करके पिक्चर भी आई थी, गुलजार की संभवतः थी वो, उसमें लड़के के बढ़ने के बारे में दिखाया था कि किस तरह से लोगों से क्या क्या सीखता है और किस तरह से क्या क्या बनने की सोचता है।
हम भी MNIT के MNR इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आउट हैं, और जैसे कि वहाँ हर लेक्चरर प्रोफेसर से हमने कुछ सीखा है, सबकी अलग अलग चीजें थी। जैसे मैं सिर्फ एक प्रोफेसर SM गोयल का उदाहरण बताऊंगा कि बम चल रहे थे, आपने भी शायद वो किस्सा सुना हो, नाइजीरिया और इंडियंस के बीच में, मतलब मालविया हॉस्टल और टंडन हॉस्टल के बीच में जो एक मेस है, उस जगह पे बम चल रहे थे, और SM गोयल साहब उसी बीच में आ गए। ये शायद 1978 की घटना है, और साहब आपको यकीन नहीं आएगा, खैर आप तो वहां रह चुके हैं तो यकीन ना आने की बात भी नहीं है, हिंदुस्तानी लड़के उनको देख के अलग हटे, नाइजीरिया वाले अलग गए, और एक व्यक्ति ने चलते हुए बम को कंट्रोल किया। तो साहस उनका हमने सीखा कि हाँ साहब, इतना साहस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो दूसरा मेरा प्रश्न जो है, मेन प्रश्न है, बल्कि दो प्रश्न है हमारे भी। पहला तो ये है कि हम लोगों के टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक तरह के लोग आते थे, जैसे कि MNR में भी आए हैं तो 400 से लेकर के 410, 15, 20 नंबर तक के लड़के आ गए। आज स्थिति ये है कि IT BHU में ही कुछ लड़के तो आएंगे जो 1000 से ऊपर के हैं, और 20% लड़के ऐसे आते हैं जो 10,000 से बाद के होते हैं, 10,000 रैंक के बाद के होते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत समस्या साहब संभवतः जाती होगी कि इन दोनों लड़कों के बीच में सामंजस्य बना करके किस तरह से पढ़ाया जाए। तो इसका हल आपने कैसे निकाला? क्योंकि एक तरह के अगर दिमागी औकात के लोग साथ में होते हैं तो पढ़ाना बहुत आसान होता है, परंतु एक बहुत तेज लड़का और एक काफी उसके हिसाब से काफी धीमा लड़का, अगर दो को एक साथ पढ़ाना हो तो दोनों के मेंटल स्टेटस को लेकर पढ़ाना एक दिक्कत वाली बात है। तो इसको आप लोग किस तरह से हैंडल करते थे? दूसरी बात सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास अगाध भंडार है नॉलेज का, और वो सभी भंडार संस्कृत में ही है, परंतु आज हमारी सरकार पिछले 70 सालों में संस्कृत के अध्ययन को जिस तरह से डिटोरिएट किया है उसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो इसका क्या हाल है? और तीसरा सर ये क्या हम कुछ दिनों बाद गूगल जैसी संस्थाओं के गुलाम हो जाएंगे? मेरे सर ये 3 प्रश्न है। पांडे जी के बहुत से बड़े बड़े प्रश्न हैं सर, आप नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, और सोचने वाली बात है। MNIT के एलुमनस लेट मी ट्राई टू एड्रेस दोस क्वेश्चंस। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता है जो गुरु का जो स्थान है वो तो रहेगा ही, और गुरुजी से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जो टीचर रहा है, आप देखेंगे जो टीचर एक मार्गदर्शक होता है, दिखाता है, जैसे आपने कहा है अपना एक्सपीरियंस से जो कहा था, जो साहस की बात है, जो कहाँ प्रोटेस्ट करना है। बहुत अच्छे आपने मूवीज भी देखे होंगे जहाँ सत्यजीत रे का मूवी था, जहाँ उन्होंने देखा है कि एक टीचर एक मेजर रोल लेता है लोगों को शिक्षित करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ आपको प्रोटेस्ट करना है। तो ये जो शिक्षा देते हैं गुरु, सीखने का डेफिनेटली है। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था जो गुरु के प्रति कोई असम्मान दिखाना, या ये नहीं है। लेकिन जो अभी चेंजिंग जो सिनेरियो है, इसमें जो टीचर का जो भूमिका है, आज देखिए एजुकेशन कुछ हद तक कमर्शियलाइज्ड हो गया, इसमें तो कोई संदेह का कोई गुंजाइश ही नहीं है। हो गया एजुकेशन, एंड आपको एडमिट करना पड़ेगा। हम टीचिंग प्रोफेशन में हम एडमिट करते हैं, ये कमर्शियलाइजेशन हो गया। अब ये कमर्शियलाइजेशन हो जाने के बाद कभी कभी टीचर के मन में ये चीज आता है ना, जो हमने जो पढ़ा है, हमने जो सीखा है, आज के बच्चे को भी वही चीज सीखना है इंजीनियरिंग के लिए। आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, आप इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। हम जब यहाँ ज्वाइन किए पहले, तो कुछ लड़के सालों के बाद हर साल फेल कर रहा, तो दे आर फेलिंग इन एवरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। क्योंकि यहाँ कुछ टीचर्स है जो बहुत पुराना जमाना के टीचर है, और उनको लगता है जो हमने जो चीज बारीकी से सीखा है वो चीज सीखने का आज भी उतना ही जरूरत है इंजीनियरिंग का, और वो नहीं सीखेगा तो इंजीनियर बन नहीं सकता है। और विद दिस परसेप्शन वो स्टूडेंट के ऊपर एक टॉर्चर हो रहा था। और आप देखिए कुछ चीज होता है ना, समय के साथ साथ वो बदलता है। जैसे एक जमाना था जिस समय आप कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल यूज करते थे, आज के बच्चे लॉग टेबल यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका जरूरत ही नहीं है। वो कैलकुलेटर से वो काम चला लेता है, कैलकुलेशन तुरंत कर लेता है।
टेबल बड़ा बड़ा टेबल याद करके रखते हैं, आज उसका जमाना नहीं है, लेकिन हमने वो चीज सीखा है। सो आज के बच्चों को भी वही चीज सीखना है, ये कोई जरूरी नहीं है। आज के टीचर्स तो बहुत कुछ नहीं जानता है, कोडिंग नहीं जानता है बहुत टीचर, वो भी तो जी रहा है। तो इसलिए हमको एक ओपन माइंड से करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट अगर कोई चीज सीखना नहीं चाहता है या हमको लगता है जो वो चीज इतना जरूरी नहीं है, हम उतना ऑर्थोडॉक्स नहीं होंगे। लेकिन एक टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, वो उसको रोल मॉडल बना लेता है। चाहे वो स्कूल से सब लोग शुरू से टीचर, सबको मन में होता था हम टीचर बनेंगे, क्योंकि वो एक आइडियल होता है। और वो कभी कभी पेरेंट्स को भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, नहीं टीचर ने बोला है सो ये गलत है, पेरेंट्स का भी नहीं सुनते, तो टीचर का वो रोल कभी कभी भी नहीं जाएगा। ये तो बात एकदम सही है। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो था रिगार्डिंग योर students coming with different ranks in institution, and in one department students of different ranks are coming. Let us see that the selection system in our Indian education system, right? Particularly engineering education is never very respected, this thing in Western countries, right? Very good students go for pure science and physics and other things. Engineering students, but here there is a craze for going for engineering, medical or legal things. The students are going now. Now the students who are coming and getting selected through JEE, one thing we must remember, that they are the cream students. So if you compare a student who is having 1,000 and who is having 2,000 rank, their marks difference is very small. And that may be a day which was not your day, you slipped out, right? Because it is, examination is something like lottery. You go there and that day was your, you were fortunate, and that day that you questions which you prepared, you got it and you made it clear. So up to 10,000, you have very little difference in the students. Actual that if you go, and I'll go to the extent of saying that those students who are not getting through JEE, they are also not bad students. So we should not look down upon those students. Those who are studying in private colleges, do not ignore them. They are very good students, and many of these students are going abroad and paying fees and studying and turning out to be good engineers, right? So I don't make much difference. But when you go to class, you find that some students are very interested in studying the subject. Some students are not interested to study the subject. It is not because they are not good students, because they have no interest in studying engineering. Why? The reason is that it is the peer pressure. It is the pressure from the parents who wanted the child or the kids to be engineer. That's why they have come for engineering. I have seen after becoming director number of cases where the student came and said, "Sir, I never wanted to become a mechanical engineer. My parents actually pushed," and Professor Agarwal may be knowing, there's a very bright student in mechanical engineering in MNNIT whose parents were from theatre, and he wanted to go for theatre, but the parents didn't allow. And these are the students who lose their complete interest, and some of these people get trapped into other kinds of activities of sitting in the examination, impersonation, making money, some under drugs and other things. They completely lose their interest in engineering. There we find a difficulty, not because of the difficulty, because of the rank they are coming. I'll not get into that reservation issue, because that is a debatable issue. So there are some problem in that. Otherwise, I don't find this, they are all cream students. And whatever, the last question which you said, that also all of us should look into this, that Sanskrit was really neglected. And today the computer engineers are believing that Sanskrit could be the language, natural language, which can be used in computers, should have been the computer language, because in a short you can express in Sanskrit in such a nice way. No other language in the world can do that. So people are relooking into Sanskrit, and government is also taking initiative and instructed all these IITs to look into this and promote Sanskrit, and that's a good step. And I think now we'll really come to know about the treasure, and national education policy is tuned also in this line. If it is implemented properly, I think the future will be brighter. So thank you. It's a very nice question you have raised. I think I've answered your question, or anything I missed.
हमारे साथ प्रोफेसर राव हैं, ही इज द वाइस चांसलर ऑफ भोपाल यूनिवर्सिटी। सर जी जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ इस गोष्ठी में। प्रोफेसर राव प्लीज। सर एक क्वेश्चन छोड़ दिया है आपने, कोई क्या बात हम नहीं। भविष्य में गूगल जैसे उनका गुलाम तो नहीं हो जाएंगे? गूगल जैसी वो Yeah, तो yeah, शायद yeah, yeah, yeah. सर ने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है that is going to secretly breach the privacy. Yeah. No, Professor Agarwal, that is a very good question. I do not know what way you look at it. There is a possibility that these IT companies will run the entire world. This is very true, because if you see and examine this, the way they are going, and the social media is playing a big role in creating public opinion. Right, who will be the next prime minister or PM of the country will be decided through public opinion in this social media by posting wrong things or right things. And it is very unfortunate that scientific magazine like Lancet etc. are now making comments on politicians. This is very unfortunate, and it's very alarming. So this day, this is not impossible that few IT companies probably will try to rule the entire globe. नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी बिल्कुल सर, इट इज रियली बहुत ही अच्छा स्पीच था हमारा डायरेक्टर साहब का कि द रियल प्रैक्टिकल ऑफ एकेडमिशियन गोइंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो डेफिनेटली लॉट मेनी थिंग्स हैव टू बी लर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम ए प्यून टू principal. I was usually using this word wherever I am going about the NAC and other things. So everybody has the equal responsibility and everybody has to learn from each other. बिल्कुल ही सर ने सही कहा था कि कभी-कभी हमको एक प्यून से भी काफी सीखना मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज रियली फॉर एन एकेडमिशियन, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ाते रहे और जैसे ही हम लोग एक एडमिशन करना हो तो वहां पे डेफिनेटली सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम। लेकिन एज ए टीचिंग के नाम से हम देखें सर कि डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज चेंज हैज केम अप एंड वी हैव टू लर्न मेनी थिंग्स। क्योंकि पहले जमाने में हम लोग सिर्फ क्लास में पढ़ाते थे, उसके बाद हम लोग अपना दूसरी क्लास के लिए तैयारी करते थे। But now I think the system has changed into that you are not going to be a teacher. Now you are going to be a mentor. You have to think that student को कैसे आगे बढ़ाना है, कहाँ पे उनको प्लेस करना है, how to make him a good citizen of the country. वो सिस्टम बदल गया है। That is the reason अभी नया एजुकेशन पॉलिसी में डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज को उनको प्रैक्टिस करना है। तो वो चीज भी हुआ है। हम लोगों के जमाने में बिल्कुल ही डायरेक्टर साहब ने सही कहा था कि we would not able to see other subjects. हम लोग अपनी सब्जेक्ट में काम करते थे, उस कंडीशन में हमको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चलता कि इवन I say that कि I am one way not hesitating to say कि मुझे बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं आ पाती थी। तो हमने हमारा कोलीग का एक रिसर्च स्कॉलर है, कोई मैथमेटिक्स वाला है एंड वो स्टैटिस्टिक्स आता था। तो जितने भी मेरा रिसर्च पेपर का जो एनालिसिस है, हम उसको कह के उनके साथ बैठ के, मेरा कोई टीचर ने नहीं सिखाया हमको, मेरा एक कोलीग है रिसर्च स्कॉलर है, उसने हमको सिखाया था कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज करते हुए एक पेपर पब्लिश करता है। एक अमेरिका का पेपर मुझे वापस आ गया। ओनली थिंग इज कि स्टैटिस्टिक्स का उसको ऐड करना चाहिए। तो मैं आज भी आई कैन ट्रीट माय दैट फ्रेंड एज ए टीचर, जिससे मैंने सीखा हूँ और पेपर पब्लिश भी हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स। काफी अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है एंड वी लाइफ में अंदर बहुत सारी चीजें सीखता है। जैसे उन्होंने एक बार भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे अनएजुकेटेड लोगों से भी सीखते हैं। तो आई वाज वर्किंग इन चंबल रिवर पे है, वहां मुझे स्विमिंग पूल पे स्विमिंग करना तो आता है, बट एक नदी में स्विमिंग करना, एक हमारा वहां एक अनएजुकेटेड एक मल्ला है, वो हमको गाइड करता था। वो बताते थे कि हर चीज मैंने कैसे आपको स्विम करना है, कैसे नदी के अंदर। दिस व्हाट आई वांट टू से कि in your lifetime you are going to get lot number of things. आपको पॉजिटिविटी सोचेंगे तो डेफिनेटली you people are helping you to learn many things and आपको सक्सेस होने में भी पता नहीं कौन आपको कब एज ए मेंटर, एज ए गाइड, एज ए टीचर मिल सकता है लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर, आपको मौका मिला है कुछ बात करने के लिए। थैंक यू। आज लग रहा है कि जब एक शिक्षक बोलता है, एक प्रतिभाशाली संपन्न वैज्ञानिक बोलता है, तो समय बहुत पीछे हो जाता है।
बिल्कुल रिलेटिविटी का बिल्कुल सिद्धांत है कि जब हम किसी अच्छी व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो हाँ, हमें समय का पता नहीं लगता है। और आज ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं और हमारे साथी इतने गंभीर हो गए हैं कि प्रश्नों गुम खो गए हैं वो। पर हम समय की सीमा को बांधे रखे हुए हैं, इसलिए मैं सभी छात्रियों से क्षमा चाहूंगा। फिर भी यदि 1-2 क्वेश्चन हम ले पाएं तो आज्ञा से आपकी मैं 1-2 क्वेश्चन की और आमंत्रित करता हूँ कि अपनी संक्षिप्त में बात रख सकते हैं हमारे साथी। प्लीज जो भी आना चाहे सीधे अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। सबसे पहले सर आपको सादर नमन है। जैसा कि आपने कहा सर कि मैं भी बीएचयू से ही, मालवीय जी के ही उस संस्थान से मैं एमएससी किया था और मुझे वो अपना स्टूडेंट लाइफ याद है सर। मैंने कि भाभा में मैं रहा, हॉस्टल में भी रहा। सर एक चीज है, मैं सरकारी टीचर भी हूँ। बहुत दुख होता है सर कि आज 22 सालों से मैं बनारस में सेवापुरी ब्लॉक में, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और हमारे सेवापुरी ब्लॉक को सर नीति आयोग ने पूरे देश का पहला मॉडल ब्लॉक बनाया है और उसमें भी नीति आयोग आके हम सभी के कार्यों से प्रसन्न होकर के खुश होके गई और उसके साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मॉडल ब्लॉक की तरह ही कार्य करने के लिए हमारा बनारस जनपद उसमें अग्रणी रहा है। सर आपसे बस केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर, शिक्षा व्यवस्था के बारे में। 22 वर्षों से मैं सरकारी टीचर और मंच रहता हूँ, लेकिन सर हम जैसे हम लोग पढ़ा करते थे अपने बचपन में उस सरकारी स्कूलों में, वहां पे क्लास 1-2 में हमारे गुरुजी लोग पढ़ाया करते थे। आज कोविड-19 ने हम लोगों को आईसीटी या सोशल मीडिया, गूगल मीट, जूम, आज मनोहर सर का मैं प्रणाम करता हूँ कि आज गूगल मीट से मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा हूँ। सर बस एक ही चीज पूछना है कि आजादी के 75 साल बाद हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जैसे गुणवत्ता की बात होती है, 1968 की शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति, 34 वर्षों बाद यानी 2020 आई है। सर सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, जैसे मेरी बिटिया एमबीबीएस के लिए तैयारी की, तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की एक खाई सर। बस एक ही प्रश्न है सर आपसे मेरा, ये सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की एक खाई और शिक्षा का माध्यम ये कब दूर होगा सर हमारे देश? धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है ये कुछ एक समस्या जो है हमारा सामाजिक समस्या है और जो जहाँ तक प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की बात है, हमारे यहाँ एक गलतफहमी ये है जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कोई भी संस्था हो, हम लोग ये मान के चलते हैं जो यहाँ कोई हमारा अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज हम कहेंगे, जो सरकारी संस्था का जो कॉन्सेप्ट है अभी हमको पता नहीं है कितना दिन चलेगा इस तरह का सरकारी संस्था जो क्रिएट किया गया है। विदेश में भी आप देखेंगे जो एडेड यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ कुछ हद तक सपोर्ट सरकार से मिलता है, बाकी का इंतजाम खुद को करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs है, NITs हुआ है, यहाँ सारे खर्चा सरकार से मिलता है। ये ऐसे सरकारी स्कूलों में जो है सारे खर्चा वहाँ से मिलता है और लोगों का एक परसेप्शन है जो सरकारी स्कूल में जो नौकरी करता है उसका नौकरी पक्की है। ये हम लोगों का जो एक एटीट्यूड है, ये सबसे बड़ा कारण है। अब पहले जमाना में आप जो बोल रहे थे ना, टीचर्स जैसे हुआ करता था, हम लोग भी जब पढ़े थे बचपन में, स्कूल में पढ़े थे, तो वहाँ टीचर दे यूज्ड टू लव द प्रोफेशन, वो प्रोफेशन को प्यार करता था, इसलिए वो इस प्रोफेशन में आता था, इसके साथ जुड़ जाता था। ऐसा नहीं है वो आउट दूसरा नौकरी भी कर सकते हैं, वो लोग इतना क्वालिफाइड थे क्योंकि उस समय टीचिंग को देखा जाता है कि नोबल प्रोफेशन है और लोग बहुत उसको इज्जत करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। स्कूल टीचर को आज भी देखेंगे, आजकल तो थोड़ा जमाना चेंज हो गया, लेकिन पैर छू के प्रणाम करना ये बहुत बहुत कॉमन था, जो यूनिवर्सिटी टीचर को नहीं मिलता है। उनको कभी पैर छू के कोई किसी ने प्रणाम किया बहुत कम है, लेकिन स्कूल के टीचर को देख के लोग पैर छू के प्रणाम करता था क्योंकि उन लोग एक पैशन था पढ़ाना, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा कमा सकते थे, दूसरा नौकरी करते थे। उन दिनों क्या पैसा था, टीचर्स को कुछ मिलता ही नहीं था। आजकल तो टीचर्स को फिर भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है,
तो पैशन से आता था, इसलिए उनका पढ़ाई या उनका एटीट्यूड में बहुत, वो अपने स्टूडेंट को, बच्चे को दर्द देते थे। तो ये चीज अभी तो लोग तो पैशन से नहीं आता है, ये प्रोफेशन के हिसाब से आता है। सब लोग दौड़ता है, सरकारी नौकरी में, स्कूल में नौकरी मिल जाएगा तो हम नौकरी पक्की है, हमने क्लास लिया नहीं लिया, हमको तो महीना के बाद में हमको पैसा मिल जाएगा। तो ये इस दिमाग से जो आता है, वो उसको अल्टरनेटिव प्रोफेशन लेता है। हम कहीं नौकरी करने में दूसरे शहर में जाएंगे, उससे अच्छा है मैं अपने शहर में क्या कर, यहाँ हमको नौकरी मिल जाएगा। तो वो दे हैव कम टू टीचिंग नॉट बिकॉज दे लव टीचिंग। तो वो एक अल्टरनेटिव प्रोफेशन करके उसमें घुस गया और वो पढ़ाते हैं, तो नेचुरली उनका वो लगाव नहीं है, ना स्टूडेंट से लगा हुआ है, और यहाँ नौकरी पक्की है, सो फिर चिंता क्या है, पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ पैसा तो मिलता रहेगा। ऐसा बहुत गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ऐसा है। लेकिन ये कल्चर धीरे धीरे चेंज होना बहुत जरूरी है, तो अभी होगा। और प्राइवेटाइजेशन अभी एक चीज देखिए, जो सरकारी, जो पब्लिक मनी से जो इंस्टीट्यूशन चलता है, और इतना इंस्टीट्यूट आने के बाद सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। अगर वो खुद अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा, इंस्टीट्यूट को चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन आएगा और धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आएगा। जो जरूरी है यहाँ उन्हीं लोगों को टीचिंग में आना चाहिए, दोज हू लव दिस प्रोफेशन। अगर कमर्शियल और इसके दूसरे पर्पज से कोई आ रहा कन्वीनियंस के लिए, तो वो चीज कभी नहीं हो सकता, कोई सरकार नहीं कर सकता है। ये एक सामाजिक परिवर्तन आना चाहिए जो लोगों को लेना पड़ेगा। हम लोग हमेशा एक सब कुछ में हम लोग सरकार को दोष देते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। सरकार ने तो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाके दिया है, आप लोग सोच रहा है स्केप्टिकल है लोग, ये कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इम्प्लीमेंट भी सरकार कर देगा, ये तो हम लोग सोच नहीं सकते ना। इम्प्लीमेंट हमें करना है, जो हम लोग जो एकेडमिक्स में है, जो है ये हमारा दायित्व है, जिसको इम्प्लीमेंट करें। हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अरे सरकार ने तो दे दिया, इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया। तो हम ये सब जो समस्या है ना, सामाजिक समस्या है, ये हमारे जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेगा ना, तो ये चीज कोई इसको नहीं, कोई सरकार इसको ये नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, तो हमको बदलना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।